ओके जी। अब आपको मैं जो भी छोटा मोटा वेब पेज बनाने के लिए दूंगा ना, तो आप कंपोनेंट्स बना के उन कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं, मतलब जैसे कल के टास्क में आपने किया है, ठीक है। परफेक्ट। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं सारे कंपोनेंट्स को क्लोज कर देता हूं और सिर्फ ऐप पे आता हूं और सिर्फ ऐप पर खाली H1 लिखता हूं, ठीक। और इस पे दोबारा हेलो पे आ जाते हैं, डे 1 पे। सो आज का जो कॉन्सेप्ट दूंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरी रिएक्ट में सारी जिंदगी के लिए यूज होगा, जब तक रिएक्ट जिंदा है मेरे ख्याल में। तो अभी तक जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना, फंक्शनल कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है या कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, आपने वो कैपिटल से स्टार्ट करना है और आपको वो रिटर्न करेगा कुछ JSX, ठीक है। तो इसको हमने कंपोनेंट बोला था। तो शायद मैंने आज से पहले लफ्ज फंक्शनल साथ नहीं बोला, तो चूंकि ये फंक्शन एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होता है, तो इसे आप कंपोनेंट बोले, या ज्यादा अच्छा वर्ड है आप इसको क्या बोले, फंक्शनल कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने फंक्शनल कंपोनेंट का जो पर्पस पढ़ा है ना, वो प्रेजेंटेशन था। कि आपने कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट बनाया तो उसमें कोई पीस ऑफ यूआई यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन किया, और वो यूजर इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन था, यानी यूजर के सामने आके डिस्प्ले हो जाना था। तो यूजर के सामने डिस्प्ले होने को हमने क्या बोला था? दिस इज, या बोला है अभी, प्रेजेंटेशन। तो फंक्शनल कंपोनेंट का अभी तक जो पर्पस आपने पढ़ा है वो क्या है? प्रेजेंटेशन। कोई चीज यूजर के सामने प्रेजेंट कर देना, कोई इमेज प्रेजेंट कर देना, कोई पैराग्राफ प्रेजेंट कर देना, कोई कार्ड बना हुआ प्रेजेंट कर देना, कोई स्लाइडर या हीरो सेक्शन प्रेजेंट कर देना। तो functional components are usually presentational components. Functional components are usually presentational components. लेकिन मुझे बताएं कि क्या कभी आपने फेसबुक या लिंक्डइन यूज किया हो तो आप किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते? इंटरेक्ट का मतलब कहीं लाइक पे क्लिक करते हैं, किसी स्माइली वाली इमोजी भेजते हैं, किसी को वो जो प्यारा हो, दिल के करीब हो तो उसे दिल वाली स्माइली भेजते हैं आप, ठीक है। तो किसी को रोने वाली स्माइली भेजते हैं जिसने आपको दुख दिया हो, वगैरह वगैरह। व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, एक प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट है, एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट कंपोनेंट थ्रू क्लिक और थ्रू एनीथिंग। और जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी चीज से, तो उस इंटरेक्शन के नतीजे में कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। कोई चीज काउंटर, यानी लाइक, अगर 40 लाइक है तो 41 लाइक हो जाएंगे, 40 आगे इमोजीज के रिएक्शन है तो 41वां आपका हो जाएगा। समथिंग इज बीइंग काउंटेड एज वेल। ये मैंने एक जस्ट रैंडम एग्जांपल दी है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, बट इट हैपेंस एक्चुअली एवरीवेयर। कि सिर्फ अभी तक जो आपके सामने प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट था ना, वो स्टैटिक था। आप उसके साथ ना कोई क्लिक कर सकते हैं, ना इंटरेक्ट कर सकते हैं, ना उसके साथ कोई परफॉर्म कर सकते हैं, ना उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक। सो लेट्स थिंक ऑफ इट एज प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट विद इंटरेक्टिविटी। ये मेरे गूगल मीट की स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो दिस इज अ कंपोनेंट, दिस इज अ सेपरेट कंपोनेंट, this is a separate component, this is again another 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 component. So ये 6 7 8 9 10 components ने मिलकर एक पूरा वेब पेज बना लिया। एंड can't you interact with each and individual component? क्या हर component के साथ आप interact नहीं कर सकते? कैसे interact कर सकते हैं? when I click on this, something happens. तो ये क्या है? Interactivity है ना। when I again click on it, something else happens. when I click on this, अब मैं किसी के माइक को म्यूट नहीं कर सकता, बट इनफैक्ट आई कैन डू दिस। गॉट इट? when I click on this, something happens. when I click on this, something happens. when I click on this, something else happens. तो ये जितनी भी इंटरेक्टिविटी हो रही है ना, आपके क्लिक पे कोई चीज चेंज हो रही है। when I click on this, I raised my hand up in here. what is this? this is called interactivity. मैं किसी चीज से क्या कर रहा हूं? इंटरेक्ट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, और वो चीज मुझे क्या कर रही है? रिस्पॉन्स दे रही है। मैंने क्लिक किया तो उसने यहां पे हैंड रेज करके रिस्पॉन्स दिया। तो दिस इज यूजुअली रिक्वायर्ड। और रिएक्ट दुनिया में फेमस ही इस वजह से है कि रिएक्ट रियल टाइम इंटरेक्टिविटी अलाउ करती है। यानी जब आप किसी चीज पे क्लिक करें तो ऐसा नहीं होता कि पूरा पेज सर्वर पे जाएगा, वापस रिस्पॉन्स आएगा, पूरा पेज रीलोड होगा, फिर आपको अपडेट दिखेगी, ऐसा नहीं। रिएक्ट क्या करती है? यूआई को इंस्टेंटली अपडेट कर देती है, यूजर इंटरफेस को क्या कर देती है? फौरन अपडेट कर देती है। दैट इज वाई रिएक्ट की जो पॉपुलैरिटी है उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू इवन add a basic interactivity
इन द जावा इन द रिएक्ट। और ये बेसिक इंटरेक्टिविटी के बाद फिर हम जिस तरह की इंटरेक्टिविटी ये गूगल के मीट पे कर रहे हैं या फेसबुक पे जिस तरह की दिखती है आपको लिंक्डइन पे, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, सो उस इंटरेक्टिविटी के लिए आपके फंक्शनल कंपोनेंट में प्रेजेंटेशन के अलावा डेटा भी शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि इंटरेक्टिविटी किस पे काम करती है? डेटा पे। डेटा का मतलब क्या है कि अगर काउंटर पहले 1 है तो उस 1 में क्या कर दें? ऐड करके काउंटर की वैल्यू क्या कर दें? 2 कर दें। अब काउंटर की वैल्यू 2 तब करेंगे जब आपके पास काउंटर पहले 1 होगा, यानी काउंटर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तभी 2 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज अ कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड इन इट, छोटी सी कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन किस पे होती है? जो आपके पास पहले कोई वैल्यू अवेलेबल हो उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, फिर उस पे एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो बात समझ आ गई है कि फॉर इंटरेक्टिविटी वी नीड अनदर थिंग इन द फंक्शनल कंपोनेंट। अभी तक फंक्शनल कंपोनेंट में क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन थी। जेएसएक्स में जो कुछ भी दें वो एज इट इज जाके अपीयर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंटेशन। तो जब भी आप किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में कोई इंटरेक्टिविटी या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे तो उस एक्शन के लिए आपको चाहिए डेटा। तो डेटा आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम अगर ये कर देना लेट a इक्वल्स टू 90, तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। कोई भी वर्ड आप लेट से, कॉन्स्ट से या वार से स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ लेट यूज करेंगे मोस्टली। जब कॉन्स्ट और वार इस्तेमाल करूंगा तब उनका पर्पस बताऊंगा डिफरेंस क्या है। बट जब भी किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लेट लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? वेरिएबल है। आपने वेरिएबल, अरे, ऑब्जेक्ट सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो मुझे वेरिएबल की दोबारा बताने की जरूरत। तो जब भी आपने डेटा स्टोर करना है तो आप किसी या वेरिएबल में स्टोर करेंगे या अरे में स्टोर करेंगे या ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे या इनका मिक्सचर कर लेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट में ये तरीका बिल्कुल इनवैलिड है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का रिएक्ट में ये तरीका सही नहीं है। रिएक्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का अपना तरीका है और आपने हमेशा वो याद रखना है। रिएक्ट में एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, जिसे हमने बोला है यूज स्टेट। क्या बोला है? ये यूज स्टेट इस रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। जब भी मैं यूज स्टेट लिखूंगा तो आई नीड टू इंपोर्ट द यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, अच्छा, यूज स्टेट क्या है? उससे पहले आप, अगर मैंने ये अभी लिख के आपको बताया ना कि लेट a इक्वल्स टू 90, तो इस a को हमने क्या बोला था? क्या है? वेरिएबल है। आज के बाद रिएक्ट की जुबान में आप वेरिएबल नहीं बोलेंगे, रिएक्ट की जुबान में आप कहेंगे स्टेट वेरिएबल या सिर्फ स्टेट। है ये वेरिएबल, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिएक्ट में इसकी वोकैबुलरी चेंज हो गई है। रिएक्ट में इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? स्टेट वेरिएबल या सिर्फ स्टेट। whenever we need to store the data into the variable, we have to declare a variable. Yes, that is fine, but that variable is no more called a variable, but rather it is called a state या state variable. पूरा नाम है state variable, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? state बोलते हैं। तो ये तरीका रिएक्ट में बिल्कुल फंक्शनल कंपोनेंट में वैलिड है, लेकिन हम नॉर्मली नहीं करते। हम कैसे करते हैं? सिंपल लेट लिखते हैं और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो भी हमने लिखा। मैंने कहा ए और फिर मैंने कहा या सिंपल ए लिख। और जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी? 90। तो जब आपने रिएक्ट में किसी वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देनी है तो आप इस ब्रैकेट के अंदर देंगे, दैट्स इट। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो जो नॉर्मली आप वेरिएबल यूं डिक्लेयर करते हैं, रिएक्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका चेंज हो गया है। यू ऑलवेज यूज दिस बिल्ट इन फंक्शन टू इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो मुझे अगर एक वेरिएबल चाहिए और उसमें 90 वैल्यू चाहिए तो मैं इसको कैसे करूंगा? लेट स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम इक्वल और इक्वल टू के बाद यूज स्टेट का बिल्ट इन फंक्शन और उसके अंदर जो भी उसको आपने इनिशियल वैल्यू देनी हो वो। सबको क्लियर है? अब मैं आउटपुट पे आऊंगा तो मेरे पास स्ट्रेट अवे क्या लिखा होगा? हेलो। मैं चाहता हूं इस हेलो के आगे वो ए वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए? ए की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। तो जब भी जेएसएक्स में आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो आप उसके लिए करली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? जेएसएक्स में जब भी करली ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब है जेएसएक्स के अंदर है। जेएसएक्स का मतलब है कि टैग्स के अंदर जब भी करली ब्रैकेट आए तो इसका मतलब है कि आप कोई डायनामिक वैल्यू या कोई डायनामिक एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं। सो आई कैन राइट
a डायरेक्टली इन हेयर, और ये वही वाला a है जिसको मैं ऊपर 90 असाइन करके आ चुका हूँ। एंड इफ आई कम बैक, कैन यू सी दिस? और JSX में आप सिंपल इस पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कि a मल्टीप्लाई बाय 20, यस यस, और वो इमेज के अंदर जो करली ब्रैकेट में नाम लिखा था ना, वो एक्चुअली वेरिएबल था। ठीक है, उस वक्त मैं बगैर एक्सप्लेन किए जल्दी से यूज कर गया था, क्योंकि मुझे आपको स्टेट नहीं समझाई थी अभी तक। तो अगर उस वक्त वो समझाता कि ये क्या है, वेरिएबल है क्या है, क्यों होता, तब कंफ्यूज होते। तो अब आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे कि जब भी आपको JSX के अंदर किसी वेरिएबल या किसी भी डायनामिक वैल्यू या एक्सप्रेशन को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो JSX में? करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ द वेरिएबल। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है? यूज स्टेट। बस इतना सा काम। अब ये वेरिएबल अरे भी हो सकती है, ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये वेरिएबल अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिक्स भी हो सकता है, ये वेरिएबल न्यूमेरिक भी हो सकता है, ये वेरिएबल बुलियन भी हो सकता है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है, और ये वेरिएबल कोई फंक्शन भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? अब अगली बात कि मुझे, मैं तो आपको क्या सिखा रहा हूं? इंटरेक्टिविटी। क्या सिखा रहा हूं? तो अब मेरे पास यहां पे आ गया 90। मैं चाहता हूं अब नीचे एक बटन हो, लाइक लिखा उस पे, और उस पर क्लिक करूं तो ये 90 क्या हो जाए? 91। फिर क्लिक करूं तो 91 क्या हो जाए? 92। यानी इट कीप ऑन एडिंग वन वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वन। तो हो जाएगी ना इंटरेक्टिविटी। फिर अभी भी कोई इंटरेक्टिविटी हुई नहीं है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट मुझे क्या दे रहा है? प्रेजेंट कर रहा है, कुछ चीज दिखा रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई इंटरेक्टिविटी ऐड करना चाहूंगा, तो जाहिर है पहले तो मुझे बटन बनाना पड़ेगा। बटन बनाने के लिए ये है, तो मैं इस पे लिख देता हूँ जी लाइक। सो नाउ दिस इज अ बटन। मैं इसे जूम कर देता हूँ। एंड इफ आई वांट कि मैं इस लाइक पे क्लिक करूं तो ये 90 को क्या कर दे? अपडेट कर दे, 91 कर दे। ठीक। तो इसका मतलब है कि मेरी जो स्टेट है, स्टेट की वैल्यू 90 है। स्टेट का मतलब ए मेरी स्टेट है ना, स्टेट वैल्यू। तो इस बटन के क्लिक पे मैं क्या करना चाहता हूँ? स्टेट अपडेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? स्टेट का मतलब सिर्फ डेटा होता है, बाकी कुछ नहीं। यानी डेटा किसी वेरिएबल में रखा है, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं? तो हो सकता है कि स्टेट नया लफ्ज सुन के आप परेशान हो जाएं। बच्चे हैं ना, मासूम दिमाग है, यार ये स्टेट क्या बोला है? आज तक हम कुछ और पढ़ते आ रहे हैं, ये बाबा को नई कहानी सुना रहा है आज आगे। यार वेरिएबल नहीं होता, स्टेट होती है। तो वो वेरिएबल ही को रिएक्ट में क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ठीक। तो अब मैं कहता हूं मैं लाइक के बटन पे क्लिक करूं, तो क्लिक के लिए जावास्क्रिप्ट में, सिंपल जावास्क्रिप्ट में यहां पे हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑन क्लिक। ठीक। और ऑन क्लिक के आगे मैं कोई भी फंक्शन लिख सकता हूं। मैं कहता हूं जी अपडेट लाइक। ऑन क्लिक के आगे मुझे कोई ना कोई क्या लिखना होता है? फंक्शन लिखना होता है। अब ये मैंने फंक्शन लिख तो लिया, लेकिन इस नाम का फंक्शन तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। आपको पता है फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन का डिफाइन होना। तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन भी करूंगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के कितने तरीके बताए थे आपको? 3। उन तीनों में से एक तरीका ये था कि आप एक वेरिएबल लिखें और उसमें एक एनोनिमस फैट एरो फंक्शन पास करें। ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है ना हमारे पास। ओके ग्रेट। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर आके ए की वैल्यू को क्या करना है? अपडेट करना है। तो याद रखिएगा कि यूज स्टेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें एक चीज रिटर्न नहीं करती। यानी ये सिर्फ हमें एक वेरिएबल नहीं देता, बल्कि इस वेरिएबल के साथ एक फंक्शन भी देता है, जिसको हम कहते हैं सेटर फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसका नाम बिल्कुल वही होता है जो वेरिएबल का नाम है, लेकिन स्टार्ट में हम क्या लगा देते हैं? सेट। स्टार्ट में क्या लगा देते हैं? तो इसको इसलिए बोलते हैं सेटर फंक्शन। ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होगा? जब भी कभी इस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना हो, यानी अपडेट करना हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेटर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो आई रिपीट, यूज स्टेट अब हमें दो चीजें दे रहा है लेफ्ट साइड पे, जिन्हें हम स्टोर कर रहे हैं। एक वेरिएबल का नाम, और दूसरा उसका सेटर फंक्शन। सेट ए पूरा फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की कन्वेंशन है कि हम उसे कैमल केस में लिखते हैं, यानी कुछ भी आ सकता है। यहां सेट भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है कि हम नॉर्मली सेट लिखते हैं और फिर उसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको अपडेट करना होता है, सेट ए।
यहाँ आप अपडेट ए भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपडेट भी दे सकते हैं, यहाँ एबीसी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कन्वेंशन फॉलो करनी है, जो कि अगेन कन्वेंशन का मतलब कल आपको बताया था कि फैमिली में अगर आप कन्वेंशन के अगेंस्ट जाएंगे ना तो लेतर आप ही को पड़ेंगे, मुझे नहीं ठीक है। यानी जितनी भी प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी होती है ना, उनका एक स्टैंडर्ड है कि आप इस स्टैंडर्ड पे चलेंगे तो आप इजी रहेंगे, लेकिन अगर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, आप एलोन मस्क जैसे पागल आदमी है, तो आप अपनी अलग से दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। यस, ठीक है, उसके लिए जुनूनी होना पड़ता है उतना। खैर एनीवेज, तो सेट ए का मतलब अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम देता नम, तो इसको क्या कह देता, सेट नम। फिर आप मुझे पूछें क्या ये जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों के नाम एब्सोल्युटली एज पर योर कन्वीनियंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम प्रोग्रामिंग में मेरी अपनी मर्जी का हो सकता है, वैसे भी यही सिर्फ कन्वेंशन ये है कि जो नाम वेरिएबल का दें, सेटर फंक्शन में सेट लिखकर वही नाम कैमल केस नोटेशन में उसको दे दें। ठीक, अब मुझे ये वैल्यू अपडेट करनी है ए की, तो ए की वैल्यू कब अपडेट करनी है, जब क्लिक हो बटन पे। क्लिक होगा तो क्या कॉल होगा, अपडेट लाइक का फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर आए और इसके अंदर लिखें सेट ए, और कहें जी ए में जो वैल्यू भी पड़ी हुई है उसमें एक ऐड कर दो। ए में जो वैल्यू भी पड़ी हुई है उसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो। तो जब मैं लाइक क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, अंदर आएगा सेट ए को सेट करना है, तो ए में क्या पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग वैल्यू, तो 90 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो सेट ए वैल्यू अपडेट करके दोबारा किस में डाल देगा, इस ए में, और यहां क्या प्रिंट हो रहा है, ए, ये ऑटोमेटिकली वहां से अपडेटेड वैल्यू पिक करेगा। नाउ इफ आई गेट बैक और यहाँ पे इसे मैं रिफ्रेश कर दूं, ना भी करूं तो खैर ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। दिस इज माय फर्स्ट एवर इंटरेक्टिविटी। बहुत बेसिक है, लेकिन ऑब्वियसली मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको कि आप अपने प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट में कोई इंटरेक्टिविटी कैसे ऐड कर दें ना। इफ यू गो ऑन एंड कीप ऑन क्लिकिंग दैट, सॉरी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो वो इस पे फर्दर ऑपरेशन है ना, लेकिन मैंने क्या कहा है, इट्स वेरी बेसिक बट ऑब्वियसली इट्स वर्थ लर्निंग, क्योंकि आपने इसके पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना स्टेट का, वो आपको समझाना है। अब इसके आगे जो मर्जी करना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बाउंड करना चाहिए कि यहां तक जाए, मिनिमम वैल्यू को बाउंड करना चाहिए यहां तक जाए, इसकी बेस पे करेंगे हम, सब कुछ पता लग जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बात बता दें, स्टेट का लफ्ज समझ आ गया। किसी भी वेरिएबल को जिसमें हम कोई डेटा रखते हैं उसको हम अब वेरिएबल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। और स्टेट क्यों कहेंगे, बिकॉज हम यूज स्टेट का फंक्शन इस्तेमाल करके वो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसलिए हम उसे स्टेट वेरिएबल कहते हैं। जब यूज स्टेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमें दो चीजें वो देता है, एक वेरिएबल और उसमें वो इनिशियल वैल्यू सेट करके देता है, और दूसरा साथ में वो सेटर फंक्शन देता है कि यार मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, बाद में कहीं आपको इस ए की वैल्यू अगर अपडेट करनी है ना, तो मैं ये फंक्शन देता हूँ, ये कॉल करना, तो ए को अपडेट कर दोगे आप। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन हियर, कि मैं कहता हूँ जी कि जब भी क्लिक हो एक फंक्शन कॉल करो, उस फंक्शन के अंदर जाओ तो क्या करो, ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू लो और उसको क्या कर दो, अपडेट करके 1 बना दो। क्लियर होगी ये बात। कर सकते हैं, लेकिन वो फिर रिएक्ट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे आप जवाब समझ आ जाए। ठीक है, इससे नुकसान होगा एक, अब जरा देखिएगा, ये ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है, जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती नहीं है। ऐसा क्यों है, हालांकि ये तरीका ठीक है। जरा अब एक और चीज देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे कंसोल लॉग करूं, लॉग का मतलब पता ना, कोई चीज एरर वगैरह देखने के लिए देखते हैं, लॉग करके मैं ए करूं, ये आपने सवाल जो पूछा ना, इसका जवाब अल्लाह करे समझ आ जाए तो आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। इस क्वेश्चन को शायद मैं 2 या 3 दिन बाद डिस्कस करता, बट आपने पूछ लिया तो आज ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब जरा देखिएगा, इधर अपडेट हो रहा है ना, इधर अपडेट नहीं हो रहा। हाँ, मतलब यस बिल्कुल,
अब हो क्या रहा है, इसकी फिलॉसफी समझें, फिर आपका सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा कि जब भी मैं रिएक्ट के रिकमेंडेड तरीके से वेरिएबल को अपडेट नहीं करूंगा तो वेरिएबल अपडेट होगा, लेकिन मेमोरी में अपडेट होगा। मेमोरी की चेंज जो मेमोरी में हो चुकी है वो लाइव यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जो अब मैंने ये तरीका जो आपने कहा ना कि ए इक्वल्स टू A+1, तो ये अपडेट हो रहा है कहां पे, मेमोरी में। तो अब आप मुझसे अगर ये पूछें कि आप रिएक्ट में वेरिएबल को नॉर्मली क्यों नहीं लिखते, यूज स्टेट से क्यों लिखते हैं, तो उसका जवाब है कि यूज स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी कोई चेंज आएगी तुमने मेमोरी में भी जाके चेंज करना है और तुमने यूआई में भी जाके चेंज करना है। तो ये दोनों काम कौन करेगा, यूज स्टेट करेगा। लेकिन अब हम यूज स्टेट को रिजेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा नहीं यार मुझे खुद करनी है। तो फिर क्या कहेगा, भाई तुमने खुद करनी है तो फिर तुम ही जिम्मेदार हो, मेमोरी में भी तुम खुद जाके अपडेट करो, यूआई भी को तुम खुद अपडेट करो। तो भाई क्यों करेंगे हम ऐसा, जब वो दे रहा है हमें फैसिलिटी, जब वो कह रहा है भाई मैं दे रहा हूँ मेहरबानी, ये सोल्यूशन है, पक्का है, रिकमेंडेड है, ऑथेंटिक है, चलता है, दुनिया सारी इस पे चलती है, आप भी ये यूज करो, ठीक है। तो यस, अगर हम यूज स्टेट वाला तरीका यूज नहीं करेंगे तो हम वेरिएबल को अपडेट स्टिल कर सकते हैं मैनुअल तरीके से, लेकिन वो वेरिएबल अपडेट मेमोरी में होगा, वो लाइव रियल टाइम यूआई पे रिफ्लेक्ट। तो हमें क्या दिखाना है, रियल टाइम अपडेट कहां दिखानी है। अब आप अज्यूम करें कि यहाँ पे इसके पीछे ना एक यूज स्टेट लगा होगा, टॉगल वेरिएबल ट्रू फॉल्स हो रहा होगा। मैंने एक दफा क्लिक किया तो बुलियन वेरिएबल क्या होगा, ट्रू। ट्रू हो गया तो ये यूआई नजर आ गई। दूसरी दफा क्लिक किया तो वो वेरिएबल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो यूआई गायब हो गई। अब आप अज्यूम करें कि मैं मैनुअल तरीके से कर रहा होता तो मैं इस पर क्लिक किया जाता मेमोरी में सारा कुछ ट्रू फॉल्स हो रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, तो फायदा। तो यूज स्टेट का मतलब क्या है कि मेमोरी में तो चेंज करो ही करो ऑब्वियसली, लेकिन वही चेंज लाके कहाँ रिफ्लेक्ट करो, यूआई में रिफ्लेक्ट करो। अल्लाह करे ये क्वेश्चन समझ आ जाए, और थैंक यू आई मीन फॉर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट एट दिस वेरी बिगिनिंग स्टेज, ताकि मेरे अगले फ्यूचर का मसला आसान कर दिया है, प्रॉब्लम आसान कर दी। तो इस सवाल का जवाब अब आपको आ चुका है, बाय नॉट मैनुअल अपडेट, वाई टू यूज स्टेट फॉर स्टोरिंग डेटा इन द रिएक्ट। इसका जवाब सीधा कि इफ वी विल डू मैनुअली वी स्टिल कैन डू इट, वी स्टिल कैन अपडेट इट, but that update will not reflect the UI, and if we want to reflect the UI we have to do the manual stuff। हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल स्टफ करना पड़ेगा। भाई गाड़ी के टायर इजाद हो चुके हैं तो क्या आप कहेंगे अब मैं अपनी नहीं, मैं गाड़ी बनाऊंगा उसका टायर भी खुद इजाद करूंगा। आप गाड़ी बनाने में फोकस करें, टायर पहले से इजाद हुआ है वही उठा के लगा लें, ठीक है। आगे नहीं, मैं टायर को ना ट्रायंगल अंदाज में, गोल टायर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं ट्रायंगल वाला टायर। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड उसके अगेंस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट मिला है आप इसको अब याद रखेंगे। और आप यानी इन अदर वर्ड्स आपको रीजन पता लग गई है व्हाई टू यूज स्टेट एंड व्हाई टू यूज सेटर फंक्शन टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहां तक मेरे साथ है, सब क्लियर है। अब मैं जरा वो यूआई का आप हाइड और डिस्प्ले करने वाला फंक्शन समझा दूं जो अभी समझाया आपको, बिल्कुल सिंपल है इसी की बेस पे। यानी ये वाला कि एक इस पे क्लिक करें तो कोई चीज गायब है तो शो हो जाए, शो है तो गायब हो जाए, कर दे। तो that's good। ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि आपने सवाल पूछा है, वरना ये यूआई वाला टास्क नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा डिव बनाता हूँ, वैसे टेस्ट का डिव, यानी यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, उसको रत्ता रंग दे देता हूँ वैसे ही खाम खामे, और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ जी, मिसाल के तौर पे पी और लॉरम इप्सम, ये मेरी डिव है, ठीक है। और ये डिव यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं लाइक के बटन पे क्लिक करूं तो दो काम हो जाए, एक तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए और दूसरा ये गायब हो जाए। ये पूरा टेक्स्ट क्या हो जाए, इस पूरे टेक्स्ट को गायब करने का मतलब है कि ये पूरी डिव क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक। तो ये गायब और शो करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए मुझे, एक स्टेट चाहिए, यूज स्टेट, और मैं इसको बाय डिफॉल्ट कह देता हूं फॉल्स। मैंने आपको कहा था ना कि आप यूज स्टेट में बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, अरे भी दे सकते हैं। यानी ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ए इक्वल्स टू फॉल्स कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं ए और उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं।
तो मैंने जाहिर है इस वैल्यू को अपडेट भी करना है, तो मैं कहूंगा जी लेट, और इसको नाम क्या दे दूं, शो डिव, और फिर सेट शो डिव। यही कहा है ना कि जो वेरिएबल का नाम दें उसके पीछे सेट लिख के वही नाम आगे कंटिन्यू कर दे। अब मैं ये चाहता हूं कि शो डिव की इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स है। शो डिव की इनिशियल वैल्यू क्या है, हमने इफ एल्स पढ़ा ना, हमने ये कहा है कि इफ के बाद एक कंडीशन दो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलाओ, अगर वो ट्रू नहीं है तो ये वाला ब्लॉक चलाओ। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका मतलब है कि इफ कंडीशन, जहां में जो भी कंडीशन है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल, वगैरह वगैरह, अगर ये ट्रू आए तो ये वाला ब्लॉक चला दो, दूसरा एल्स इग्नोर कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो पहला वाला ब्लॉक इग्नोर कर दो, दूसरा चला दो। यही काम लिखने का शॉर्टकट तरीका ये है, कंडीशन, कंडीशन के बाद आप एक क्वेश्चन मार्क दे दें, और क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वाला केस, कॉलन दे के फॉल्स वाला केस। यानी यही चीज लिखने का शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ पे कंडीशन दें, अगर ये कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कॉलन के बाद वाली इग्नोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, समझ आ गई बात? और ये एग्जैक्ट यही काम करेगी, इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन ये वन लाइनर जिसे बोलते हैं। समझ आ गई बात? अब जरा वापस आए और इसको मैं एज इट इज कमेंट कर देता हूं ताकि मैं जरा इसका रखूंगा। तो मेरे पास शो डिव की वैल्यू क्या है, इनिशियली फॉल्स है, बट इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। शो डिव की वैल्यू या ट्रू होगी या, मैं यहां पे आता हूं और मैं कहता हूं ये जो पूरी डिव शो हो रही है ना, इसको आप क्या करो कि यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लिखो। करली ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कोई डायनामिक वैल्यू लिखने लगा हूं, और मैं यहां लिखूंगा शो डिव। शो डिव के बाद दूंगा क्वेश्चन मार्क। तो शो डिव का मतलब क्या होगा, शो डिव या ट्रू होगी या, अगर ये ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद जो कुछ भी आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगी। ठीक, अगर ये शो डिव में ट्रू होगा तो ये पूरी डिव होगी प्रिंट। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन के बाद वाला सिंबल है, विच इज नल, एम्प्टी, नथिंग, तो इसका मतलब है कि अब ये डिव कब शो होगी, जब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो जब इस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये डिव शो। तो अभी शो डिव की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो जब यहां पे फॉल्स आएगा तो क्या ये शो होगा या ये शो होगा, एम्प्टी, यानी कुछ भी शो नहीं होगा। हो गया ना? अब मैं चाहता हूं कि कब शो हो, जब लाइक पे क्लिक हो तो वो जो डिव गायब हुई है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अपडेट लाइक पे क्लिक हो रहा है तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो इस फंक्शन में आके अब दो स्टेट्स अपडेट करूंगा, एक कहूंगा सेट ए, दूसरा कहूंगा सेट शो डिव, और इसको क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू पहले क्या थी, फॉल्स थी, अब क्या हो जाएगी, जब ये ट्रू हो जाएगी तो मैंने आपको कहा ना कि रियल टाइम पे यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना फौरन, क्योंकि यू स्टेटस का तो काम ही है कि वो फौरन यूआई को भी रिफ्लेक्ट कर दे। तो अब अगर मैं यहां पे आऊंगा तो कैन यू सी, दोनों कर दी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ही क्लिक पे दो काम करवाना चाह रहा था। ये अब हमेशा के लिए शो होगी ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दफा क्लिक करूं तो ये शो हो जाए, दूसरी दफा क्लिक करूंगा तो ये हाइड भी हो जाए। तो यहां पे हार्ड कोड ट्रू करने के बजाय इस शो को लिखें और इसके पीछे नॉट लगा दें। अब जब ये अपडेट करने आएगा तो इसको देखेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको क्या कर देगा, फॉल्स।
अगर ये फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू। इसको टॉगल बोलते हैं, यानी कि एक स्टेट है तो दूसरी बना दो, दूसरी है तो पहली बना दो। अब वापस आए, तो फिर वो फिक्स रहेगी ना वैल्यू। अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगी, फॉल्स है तो ट्रू बना देगी, और वो ट्रू ही रहेगी हमेशा। अब वो हमेशा फॉल्स क्यों रहेगी, एक मिनट सॉरी, एक मिनट सॉरी, अब वो हमेशा फॉल्स क्यों रहेगी? जब मैं इसे अपडेट करने आ रहा हूँ तो वो कह रहा है जी इसकी वैल्यू हमेशा ये रहेगा शो डिव, तो शो डिव की इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो हमेशा ही फॉल्स रहेगी। जस्ट आपने सीक्वेंस देखना है, ड्राई रन करके चेक करना है कि कौन सी कॉल किधर से किधर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अपडेट करने से पहले शो डिव को चेक करो, क्या वो फॉल्स है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उल्ट कर देता है ना एग्जिस्टिंग काम का। तो अगर वो पहले ट्रू है तो क्या कर देगा, और पहले फॉल्स है तो क्या कर देगा, और उसी की बेस में हम नीचे यूआई को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं इसमें और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ एनिमेशन का ही फर्क है, इन्होंने जरा ज्यादा शशके लगाए हैं, तो शशके तो हम स्टाइलिंग के साथ लगा ही सकते हैं, बाकी फंक्शनैलिटी तो सेम ही है। फिर इसमें और इसमें भी क्या फर्क है? इसमें भी इसमें भी है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं। इधर आए, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। तो सिर्फ एक ट्रू फॉल्स पे आपने कितनी इंटरेक्टिविटी सीख ली है, सिर्फ एक यूज स्टेट पे। अब आप अंदाजा लगाएं कि फेसबुक पे जब आप लाइक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, बिहाइंड द सीन स्टेट अपडेट होती है, और उस स्टेट की बेस पे यूआई का कोई दूसरा हिस्सा भी अपडेट होता है। हमेशा इंस्पिरेशन किसी बड़ी चीज से लिया करें, ताकि आप बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दें। अभी मेरा फेसबुक लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन करूंगा, नया ना जा खोलेगा, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भेजेगा, लिहाजा खुद जाके देख लीजिएगा। बट यू गॉट द पॉइंट। आप लाइक पे क्लिक करते हैं तो नीचे एक वो इमोजी वाला पूरा सेक्शन अपीयर होता है, वो बाय डिफॉल्ट अपीयर नहीं होता। व्हेन यू क्लिक ऑन समथिंग, समथिंग एल्स हैपन। जब उस इमोजी पे क्लिक करते हैं वो बॉक्स क्लोज हो जाता है, और वो लाइक काउंटर जाके लाइक में एक एडिशन कर देता है। अब नहीं कर पाएंगे आप वो काम विद अ वेरी सिंपल रिएक्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट। अगर ये काम जब रिएक्ट नहीं आई थी ना, तो ये काम मैनुअल होता था, और मैनुअली आपको बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ता था इन कामों के लिए। इसीलिए तो रिएक्ट बनी है कि फेसबुक में एक डेवलपर था, उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है, एक छोटे से काम के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करो। उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज बनाओ भाईजान, बस सीधा सीधा कान को इधर से पकड़ ले, बजाय इधर घुमा घुमू के इधर से पकड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ना कान को ही है ना, करना यूआई को अपडेट है। दैट इज बेसिकली इंटरेक्टिविटी, एंड दैट इंटरेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन यूज स्टेट, और यूज स्टेट की बेस पे यूआई पे आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। दैट इज द एब्सोल्यूट बेसिक एग्जांपल, बट ऑब्वियसली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहां तक कोई सवाल है तो बता दें, इसको तो गौर से देख लें एक दफा, बिकॉज कल आप एग्जैक्ट एज इट इज ये टास्क खुद परफॉर्म करेंगे। अब आपको ये अंदाजा हो गया है कि जब तक आप देख के कहते हैं ना हाँ ये समझ आ गया, तो तब तक समझ नहीं आता। जब आप करते हैं, खपते हैं, एरर आता है, और उस एरर को देख के आप फिर भी बर्दाश्त करके बैठे रहते हैं, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट, वी विल डू इट। एरर है, मसला है, आरजी है, हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जब आप में ये परसिस्टेंस और बर्दाश्त चाहिए, खास तौर पे पहले कुछ दिनों में, कि आपको एरर आए तो आपने घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक। हमें यहाँ पर डेला जेल में बैठे हो पिछले 1 साल से, घबराना नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ तक बहुत है। एग्जैक्ट सेम चीज जो मैंने की है वो आपने करनी है। सॉरी, उसमें कोई इशू डिस्कस करना है? ओके, पहले तो यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? ओके ग्रेट, सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।